तो वहीं पहले देहरादून विधानसभा सीट से 4 बार और फिर देहरादून कैंट विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हरबंस कपूर के निधन के साथ ही कैंट सीट पर अब विरासत संभालने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली कैंट विधानसभा में इस बात की ज्यादा संभावना है कि परिवार के ही किसी सदस्य पर भरोसा किया जाए। हालांकि भाजपा वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेगी, लेकिन कैंट विधानसभा सीट पर जीत 32 साल से कांग्रेस के लिए एक सपना रही है। कांग्रेस ने तमाम बड़े नेता मैदान में उतारे, लेकिन कोई भी हरबंस कपूर को हरा नहीं पाया। 1989 में कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट, 1991 में विनोद, 1993 और 1996 में दिनेश अग्रवाल, 2002 में संजय शर्मा, 2007 में लालचंद शर्मा, 2012 में देवेंद्र सिंह सेठी और 2017 में सूर्यकांत धस्माना ने उनको हराकर रिकॉर्ड कायम करने वाले हरबंस कपूर की कुर्सी अब खाली हो चुकी है। और चूंकि कैंट विधानसभा सीट में भाजपा के करीब 10 दावेदार हैं, इसीलिए अंदर खाने पार्टी आगामी चुनाव में भी हरबंस कपूर को ही टिकट देने की तैयारी में थी। अचानक उनके निधन से अब भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल ये हवाओं में है कि तैर रहे हैं कि भाजपा टिकट किसे देगी। हरबंस कपूर के परिवार के नजरिए से देखें तो उनकी पत्नी सविता कपूर मजबूत दावेदार कही जा सकती हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पत्नी की दावेदारी की 2 प्रमुख वजह बताई गई। एक वजह ये कि वो पति के साथ ही लगातार सामाजिक संगठनों और कार्यक्रमों का हिस्सा बनी रही। दूसरी वजह ये कि संघ में भी उनकी अच्छी पकड़ है। परिवार में दूसरा विकल्प उनका बेटा अमित कपूर है। परिवार के दोनों ही सदस्यों के लिए सकारात्मक बिंदु ये भी है कि विधायक कपूर के निधन से सिमपंथी वोट भी मिलेगा और अब यह आने वाले समय ही बताएगा कि पार्टी कपूर परिवार की ही विरासत सौंपेगी या फिर अन्य किसी को मैदान में उतारेगी। स्वास्थ्य बिगड़ने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के इमरजेंसी में लाए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी को इलाज नहीं मिल पाया। कर्मचारियों के रवैये और अव्यवस्थाओं के चलते उनको शनिवार रात को 10 बजे अस्पताल छोड़ना पड़ा। गांववासी अब अव्यवस्था और कर्मचारियों के रवैये की शिकायत केंद्र और राज्य सरकार से करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह ही पूर्व कैबिनेट मोहन सिंह रावत यानी गांववासी की स्वास्थ्य को अचानक खराब हो गया और आनन फानन में उनकी पत्नी मुन्नी रावत और परिजनों ने उनको सुबह 9 बजे एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। रविवार को इंदिरा नगर स्थित कार्यकर्ता आवास में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों के सामने एम्स में अव्यवस्थाओं और लचर प्रबंधन को लेकर अपने अनुभव बयां किए। उन्होंने ये भी बताया कि इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों ने उनकी कई जांचें की। इसके बाद उनको सीटी स्कैन कराने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो सीटी स्कैन केंद्र में पहुंचे तो उनको बताया गया कि जांच रिपोर्ट 3 दिन में मिलेगी। मोहन सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इमरजेंसी में तो मरीज को तत्काल रिपोर्ट मिलनी चाहिए। शाम 4 बजे आग्रह करने पर चिकित्सकों ने उनको सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि हैरानी की बात यह थी कि 32 बेड के सामान्य चिकित्सा वार्ड में भी शौचालय नहीं था। यहां तक कि वार्ड में मरीज के तीमारदार के बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी। पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत और उनकी पत्नी ने चिकित्सकों और कर्मचारियों से उन्हें निजी वार्ड में शिफ्ट करने की मांग की। उनका आरोप है कि इस पर वार्ड में मौजूद चिकित्सक और स्टाफ भड़क गए और अभद्रता करने लगे। उन्होंने ये भी बताया कि वार्ड की व्यवस्था इतनी खराब थी कि कई बार मांगने पर भी उनको ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मजबूरी में उनको रात 10 बजे अस्पताल छोड़ना पड़ा। मोहन सिंह रावत ने कहा कि एम्स की बदहाल व्यवस्थाओं का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बेलगाम अधिकारी, चिकित्सक और कर्मचारी मरीजों की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एम्स में बेड उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स के निर्माण के बाद प्रदेशवासियों ने सोचा था कि अब उनको बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन उनकी सभी आकांक्षाएं चकनाचूर हो रही हैं। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ज्योति सजवाण ने और पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट उपस्थित थे और वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश एम्स के पीआरओ हरीश थपलिया ने मामले की सफाई देते हुए बताया है कि सुबह करीब 9 बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री को एम्स के इमरजेंसी में लाया गया था। उनकी एमआरआई
कांस्टेंट जांच में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगना था। ये सभी जांचें होने के बाद उनको शाम 4 बजे सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। उनके परिजनों के निजी वार्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन तब वार्ड खाली नहीं था। करीब 9 बजे वार्ड खाली हुआ तो उनसे शिफ्ट होने का अनुरोध किया गया, लेकिन वो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लेकर अस्पताल से चले गए। फिर भी उनकी शिकायत पर अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। हमारे लिए सभी मरीज महत्वपूर्ण हैं। तो ऋषिकेश में राफ्टिंग और कैंपिंग के व्यवसाय पर कोरोना का साया एक बार फिर से मंडराना शुरू हो गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से अब रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग करने आ रहे सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आ गई है। प्रदेश की सीमाओं पर कोरोना जांच होने से पर्यटकों को परेशानी हो रही है। कई पर्यटकों ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग रद्द भी कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते अब लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, मुनिरकेती और तपोवन क्षेत्र में राफ्टिंग और कैंप संचालक मंदी की मार से धीरे धीरे उबरने शुरू हो रहे थे। जैसे ही व्यवस्थाएं पटरी पर दौड़नी शुरू हुई थी, वैसे ही अब देश में एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसके चलते शासन और प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच भी बढ़ा दी गई है। इसका असर अब राफ्टिंग और कैंपिंग पर और इसके कारोबार पर एक बार फिर से पड़ता दिख रहा है। गंगा नदी रिवर राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष हैं दिनेश भट्ट, राफ्ट व्यवसायी राजकुमार और अनुराग पायल ने बताया है कि देश विदेश में नए वेरिएंट की दस्तक से पर्यटक में डर का माहौल है। इसका असर अब तीर्थ नगरी में संचालित राफ्टिंग और कैंपिंग पर पड़ रहा है। राफ्टिंग और कैंपिंग को आने वाले पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग रद्द कर दी है। साथ ही वीकेंड पर भी पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। स्थिति यह है कि अब यहाँ व्यवसाय 30 से 35% ही हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से अब लोगों में डर बन गया है। जबकि उत्तराखंड में नया वेरिएंट हालांकि नहीं मिला है, लेकिन बढ़ता खतरा देखकर लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान देने लगे हैं। दावा है कि बाजार में मास्क, सैनिटाइजर, कैप और ग्लव्स की बिक्री भी बढ़ गई है। बीते एक महीने में 35% से अधिक का कारोबार में तेजी आई। इसमें सबसे ज्यादा मास्क और ग्लव्स की बिक्री बढ़ रही है। बताते चलें कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में पब्लिक मास्क, सैनिटाइजर, कैप और ग्लव्स का जमकर उपयोग हो रहा था। हर जगह सैनिटाइजर का भी लोग उपयोग कर रहे थे और ऐसे में सरकारी कार्यालयों से लेकर दुकानों में सैनिटाइजर से हाथों को स्प्रे किया जा रहा था। इसके साथ ही लोग अपनी जेब में सैनिटाइजर की शीशी साथ रखकर चल रहे थे, जो खुद इसका इस्तेमाल करने के साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों के हाथों को भी सैनिटाइज करवाकर उसका फायदा भी बता रहे थे। कोरोना वायरस के कम होते ही लोगों ने सुरक्षा के तमाम नियमों को अपनाना छोड़ दिया। ना तो कोई मास्क लगा रहा था, ना कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा था। और अब जब देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, तो पब्लिक ने एक बार फिर से इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि दवा की थोक मंडी से लेकर मेडिकल स्टोर पर सैनिटाइजर, कैप, ग्लव्स, मास्क की डिमांड अब बढ़ गई है।